प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी ने आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पक्षी हमेशा उड़ते ही रहते हैं? क्या ये कभी आराम नहीं करते? क्या ये कभी थकते नहीं हैं या ये ठहरते नहीं हैं? बच्चों, पक्षी भी थकते हैं, वे ठहरते भी हैं और आराम भी करते हैं, लेकिन बच्चों इनका हौसला कभी नहीं थकता। मतलब ये जीवन से कभी भी हार नहीं मानते। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे पक्षियों की, उनके हौसलों की, उनके बनते बिगड़ते घोंसलों की तथा उनके द्वारा किए जाने वाले नित नए निर्माण की और मनुष्य को इससे मिलने वाली प्रेरणा की। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 18, जिसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर। और बच्चों, इस पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि विनाश के दुख से निर्माण का सुख अधिक श्रेयस्कर होता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि हमें अपने जीवन में बीत चुके नुकसान पर पछताना नहीं चाहिए, बल्कि नव निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बच्चों, आज हम इस कविता का स्वसर वाचन करने के साथ साथ उसमें आए शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे तथा उसके भाव को समझ सकेंगे। आइए दोहराते हैं पूर्व में पढ़ी गई एक कविता की पंक्तियों को। बच्चों, यह पक्षियों से संबंधित कविता है। इसे हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं। यह कविता हमें निरंतर प्रगतिशील रहने के लिए आह्वान करती है। आइए दोहराते हैं इन पंक्तियों को। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। मत डर प्रलय झकोरों से तू, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बड़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा, क्षण में अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से डरकर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। बच्चों, यह पंक्तियां हमें जीवन में निरंतर क्रियाशील रहने का संदेश देती हैं। इन पंक्तियों में पक्षी के माध्यम से मनुष्य को निरंतर प्रगतिशील रहने का संदेश दिया गया है। इसका आशय आप समझ ही गए होंगे। इन पंक्तियों में कहा गया है कि हे मनुष्य रूपी पक्षी, तुम निरंतर अपने प्रगति के पथ पर चलते रहना। यदि तुम अपना पथ भूल भी जाओ और तुम्हारे पंखों में भी गति न रह जाए, तब भी तुम पीछे मत लौटना, क्योंकि पीछे लौटना तुम्हारे लिए मौत से भी बुरा होगा, और तुम निरंतर प्रगतिशील बने रहना। मत डर प्रलय झकोरों से, सर्वनाश करने वाले झोंकों से तुम कभी मत घबराना, कभी मत डरना, और उम्मीद की लौ के साथ, आशा की किरण के साथ आगे ही आगे बढ़ते जाना। तुम्हारे जो दुश्मन का दल है, तुम्हारे दुश्मन क्षण भर में, पल भर में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे तुम्हारे पंखों से पिसकर। खग उड़ते रहना जीवन भर। हे मनुष्य रूपी पक्षी, तुम निरंतर अपनी प्रगति के पथ पर बढ़ते रहना। हिंदी साहित्य रचनाकारों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बहुत लोकप्रिय कवि हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को
प्रयाग में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं, दो चट्टानें प्रसिद्ध हैं। और बच्चों 1968 में इन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तथा 1976 में इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया। बच्चों सम्मान इनको शिक्षा और साहित्य जगत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। बच्चों इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुआ। आइए जानते हैं कि यह इस कविता में नीड़ का निर्माण फिर कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं। बच्चों यह कविता इनकी काव्यकृति सतरंगिणी से उद्धृत है। नीड़ का निर्माण फिर। बच्चों इस कविता में कवि का जीवन के प्रति उल्लास और उत्साह छलक रहा है। वह मनुष्य के जीवन में इस कविता के माध्यम से जोश और उमंग भर देना चाहते हैं। वे मनुष्य को नव निर्माण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके हृदय में चेतना के बीज बो देना चाहते हैं। आइए करते हैं इस कविता का वाचन। नीड़ का निर्माण फिर। बच्चों जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है पिछली कक्षाओं में कि पद्य रचनाएं हमारी गेय रचनाएं होती हैं और इनमें भावों की प्रधानता होती है। तो बच्चों आइए करते हैं इसका गायन। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बह उठी आंधी की जग में, छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर आंधियों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल धूसर आंधियों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर। बह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर उड़ चले टूटे विटपवर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनको से विनिर्मित, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जब कि कंकड़, डगमगाए जब कि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। डगमगाए जब कि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोले आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। बोले आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठाता, जो
गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। बच्चों, यह कविता जीवन में हमें प्रगति के पथ पर चलने के लिए आह्वान कर रही है, प्रेरित कर रही है, हमें बुला रही है, हमें जीवन में हुए नुकसान पर पछताने की बजाय नवनिर्माण करने का संदेश दे रही है। बच्चों, आइए देखते हैं कविता में प्रयुक्त हुए शब्दों के अर्थ को। बच्चों, कविता का नाम ही है नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ किसे कहते हैं? नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, चिड़ियों का घर। निर्माण करना, रचना करना, बनाना किसी चीज़ को। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, मनुष्य अपना घर बनाते हैं ना। आप भी अपने लिए कभी कभी छोटी छोटी खिलौनों का निर्माण करते हैं। कुछ बच्चे 4 पंक्तियाँ लिख के कविता का निर्माण करते हैं। मतलब किसी नई चीज़ का रचना करना। नेह मतलब स्नेह, प्रेम। आह्वान करना, बुलाना, आमंत्रण देना, किसी चीज़ के लिए उकसाना। धूलि धूसर मतलब धूल से भरा हुआ। भांति का अर्थ होता है बच्चों प्रकार। निशा शब्द का प्रयोग कविता में हुआ है। निशा का अर्थ है रात्रि। उत्पात मतलब उपद्रव या अशुभ सूचक। भीत कहते हैं ना कि वह भयभीत हो गया, ये वही भीत है, भयभीत वाला भयभीत, डरा हुआ, भयभीत। उषा मतलब अरुणोदय की लाली। प्रभात। विटप मतलब पेड़, वृक्ष। प्राची कहते हैं बच्चों पूर्व दिशा को, वह दिशा जिसमें सूर्य उदय होता है। विनिर्मित करना किसी चीज को फिर से बनाना या निर्माण करना, निर्माण किया हुआ। विनिर्मित का अर्थ है निर्माण किया हुआ। डगमगाए मतलब हिल गए। डगमगाए, जैसे कभी भूकंप आता है, आपने देखा होगा, है ना। तो भूकंप आता है तो क्या होता है, पृथ्वी थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, सेकंड भर के लिए या मिनट के लिए हिल जाती है। तो वो क्या होती है, डगमगा जाती है, अपनी जगह से हिल जाना किसी वस्तु का, उसको कहते हैं डगमगाना, हिल जाना। विहंगम, बच्चों पक्षी को विहंगम भी कहा जाता है। विहंगम का अर्थ है पक्षी। वक्ष कहते हैं सीना, छाती को। भीम का अर्थ तो आप जानते ही हैं, है ना। भीम बहुत विशाल देखने में, भारी शरीर वाले। काया मतलब शरीर, भीम कायावान, भारी शरीर वाले। भू मतलब पृथ्वी, धर मतलब धरना, यानी कि भू पर धरा हुआ, अर्थात क्या हो सकता है, पहाड़ और पर्वत। भूधर का अर्थ है पहाड़ और पर्वत। बच्चों, अभी हमने यह कविता पढ़ी, यह मनुष्य के जीवन में चेतना भरने की कविता है, मनुष्य को जागृत करने की कविता है, उसे नवनिर्माण के लिए प्रेरित करने की कविता है। कवि इसमें मनुष्य के जीवन में उमंग और उल्लास भर देना चाहते हैं, मनुष्य के हृदय को जोश से भर देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके अर्थ को। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की जग में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा,
रात सा दिन हो गया, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। बच्चों, कभी कभी आंधी आती है, तूफान आता है, आपने देखा होगा कि दिन में भी अंधेरा छा जाता है, हो जाता है ना ऐसा, है ना। और क्या होता है, आंधी में बहुत तेज धूल उड़ती है और हम सब क्या करते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, है ना, कि धूल ज़्यादा अंदर ना आए। तो इसी प्रकार का दृश्य कवि ने इसमें लिया है कविता में। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। बच्चों, यहाँ निशा का अर्थ कवि ने मनुष्य के जीवन में आने वाले दुखों से लिया है। आता है ना, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि हम निराश हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता इसका, और हम उस पर विचार करने लगते हैं कि अब करें तो क्या करें। कवि ने ऐसी ही परिस्थितियों से हमें उभारने की बात की है और प्रगति के पथ पर चलने के लिए अग्रसर रहने की बात की है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी की नीड़ का निर्माण फिर कविता से उद्धृत हैं। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बच्चों, प्रस्तुत पदखंड में कवि मनुष्य को पक्षी का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि मनुष्य रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। अर्थात, हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का तू फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। आकाश में आंधी के उठने से अचानक अंधेरा हो गया है। आकाश में आंधी के उठने से अचानक अंधेरा छा गया है। धूल भरे बादलों ने, आंधी में एकदम से धूल धूल भरी सी हो जाती है ना, चारों तरफ वातावरण धूल में हो जाता है, और धूल भरे बादलों ने पृथ्वी को इस प्रकार घेर लिया है कि दिन में ही रात के समान नजर आने लगा है। होता है ना बच्चों कभी कभी ऐसा कि एकदम काली घटा हो जाती है और दिन में हमें रात जैसा लगने लगता है, रात के समान अंधकार युक्त हो गया है। और यह रात आने वाली सामान्य रातों से भी और ज़्यादा काली है, और ज़्यादा काली लगने लगी है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि इस रात्रि का अब कभी सवेरा नहीं होगा। कवि कह रहे हैं कि यह रात इतनी काली है, ऐसा लग रहा है इसकी कालिमा से कि अब इस रात का कभी सवेरा नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं कवि, आइए देखते हैं। रात के उत्पात भय से, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। किंतु प्राची से उषा की, किंतु प्राची से उषा की, मोहिनी मुस्कान फिर। बच्चों, रात कितनी भी काली हो लेकिन उसके बाद सवेरा होता है ना, उजाला आ जाता है ना, रात चली जाती है। किंतु प्राची से उषा की, मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कांपे, बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर। बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे विटपवर। प्रस्तुत पदखंड में कवि कहते हैं, इस रात्रि में भयंकर तूफान के आने से प्रत्येक व्यक्ति और जीव जगत भयभीत हो गया है, किंतु पूर्व दिशा में सूर्य की किरण के आने से, अरुणोदय की लाली के आने से अंधकार दूर हो गया है और फिर से मनुष्य निराश ना हो, और मनुष्य तू इस अंधेरे से, इस आंधी से निराश ना हो और स्नेह से युक्त होकर फिर से अपने नए सृजन कार्य में व्यस्त हो जा। रात में आने वाली आंधी
के झोंके इतने तेज थे, रात में आने वाली आंधी के झोंके इतने तेज थे कि उससे विशालकाय पर्वत भी कांप उठे और बड़े बड़े पेड़ भी जड़ समेत, मतलब जड़ सहित उखड़कर नीचे गिर पड़े। आगे क्या कहते हैं कवि? हाय तिनकों से विनिर्मित, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। इतनी तेज आंधी थी जिस आंधी में बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़कर नीचे गिर पड़े, तो महीन तिनकों, मुलायम तिनकों से बने हुए घोंसलों की ऐसे में क्या दशा हुई होगी। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब कि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। कवि कहते हैं कि तेज आंधी के झोंकों के चलने से विशाल आकार वाले पर्वत भी कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी जड़ सहित उखड़कर नीचे गिर जाते हैं। तब ऐसे में तिनकों से बने घोंसलों की क्या स्थिति हुई होगी। बोल आशा रूपी पक्षी, हे आशा रूपी पक्षी, तू बता कि तू अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार अपना सीना तानता रहा और फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर प्रेम और स्नेह को निमंत्रण देकर अपने सृजन कार्य में लग जाता है। बच्चों, कवि मनुष्य को पक्षी के माध्यम से समझा रहे हैं कि पक्षी कभी भी अपने हौसले नहीं हारते। उनका घोंसला चाहे 10 बार भी नष्ट भ्रष्ट हो जाए और वे तिनकों को चुन चुनकर अपने घोंसले का फिर से निर्माण कर ही लेते हैं। इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा से मत घबराओ और पक्षियों को देखकर उनसे प्रेरणा लेकर उनकी भांति अपने निर्माण कार्य में फिर से जुट जाओ। बच्चों, आइए देखते हैं प्रस्तुत कविता में कवि मूल रूप से क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता नीड़ का निर्माण फिर में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी मनुष्य के मन में निरंतर आशा का संचार करने और भविष्य के प्रति उसे आशावान बने रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मनुष्य अपने प्रयत्न से उसे दूर कर ही सकता है। कवि ने इसके लिए प्रकृति में समय समय पर घटने वाली घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा है कि आंधी या तूफान कितनी ही बार क्यों ना आए, चिड़िया के घोंसलों और वह चिड़िया के घोंसलों को नष्ट कर दे, लेकिन वह अपना घोंसला फिर से बना ही लेती हैं। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, लेकिन सूर्य सुबह उदय होकर उस अंधेरे को दूर कर ही देता है। हवा चाहे कितनी भी तेज हो, एक नन्ही सी चिड़िया उसके विपरीत दिशा में उड़ान भर ही लेती है। मनुष्य को भी अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चों, कवि का मानना है कि किस्मत भले ही कुछ समय के लिए हमारा साथ ना दे, किंतु निरंतर प्रयत्नशील रहने से भाग्य एक दिन अवश्य उदय होता है। आइए देखते हैं बच्चों कविता से कुछ अंश। बच्चों, कुछ पंक्तियाँ कवि ने इस कविता में मुख्य रूप से कोट की हैं। आइए जानते हैं उनके अर्थ को। नेह का आह्वान फिर, नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है। नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय है स्नेह और आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में जुट जाना। सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है। सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर से दी है। रात 7 दिन हो गया, रात 7 दिन हो गया, फिर रात आई और काली से क्या अर्थ है।
धूल युक्त बादलों ने धरती को इस प्रकार घेर लिया कि मानो दिन में रात जैसा हो गया और रात का अंधकार और भी अधिक बढ़ गया। जैसे आने वाली रात होती है वो काली होती है, लेकिन यह जो दिन में रात हुई है ये अन्य रातों से अधिक काली है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। कवि पक्षी से सवाल कर रहे हैं। कवि कहते हैं, हे आशा रूपी पक्षी, हे आशा रूपी पक्षी, अब तक तू कहाँ छिपा था जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार अपना सीना तानता रहा। बच्चों, आइए कुछ भाषा संबंधी बात करते हैं। बच्चों, आपको यह बात पहले बताई गई थी कि कविताओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और कविताएं हमारी भाव प्रधान होती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें अलंकारों का किस प्रकार प्रयोग हुआ है। अलंकार, पहले हम समझ लें अलंकार की परिभाषा। अलंकार क्या होते हैं? बच्चों, जिस प्रकार आभूषण मनुष्य को सुशोभित करते हैं, मनुष्य आभूषण पहनकर सुंदर लगने लगता है, उसी प्रकार कविताएं भी आभूषणों, अलंकार रूपी आभूषणों से सुसज्जित होती हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो शब्द भाषा अथवा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अर्थात एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पाठ में प्रयोग, पाठ में किस प्रकार प्रयोग हुआ है? धूलि धूसर, धूल में धा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार भूमि को इस भांति घेरा में भी भा की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, कविता में इस प्रकार प्रयुक्त हुए अन्य शब्दों की आप उनको खोजकर सूची बनाएंगे कि कहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों की एक से अधिक या दो या तीन बार प्रयुक्त होते हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, आवृत्ति होती है, उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। पाठ में प्रयोग, पाठ में किस प्रकार प्रयोग हुआ है? कविता में फिर आया है, फिर जन जन तथा कण कण, पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ फिर हुआ है, फिर यहाँ फिर हुआ है, मतलब फिर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर जन शब्द का प्रयोग हुआ है, जन का फिर दोबारा तुरंत साथ में प्रयोग हुआ है, तो मतलब साथ में पुनरावृत्ति हुई है, तो इनको हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन और कण कण से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। दिए गए पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ये दिए गए शब्द हैं घर घर, क्षण क्षण, धीरे धीरे, भाई भाई। इन शब्दों का प्रयोग करके आप लोग वाक्य बनाएंगे। बच्चों, आज की इस कविता से हमने क्या सीखा, आइए देखते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमने कविता के महत्व एवं भाव को समझा, साथ ही जाना कि निराशा में आशा का संचार हमें प्रेम और स्नेह के रूप में करना चाहिए। जीवन में आने वाली मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम पूर्वक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, हमें जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए और फिर से नवनिर्माण कार्य में जुट जाना चाहिए। और बच्चों, हमें जीवन में आशावान रहना चाहिए। सकारात्मक रहकर ही हम जीवन में आने वाले अंधेरों को उजालों में बदल सकते हैं, अर्थात आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। बच्चों, यह कविता बहुत ही सकारात्मक सोच की कविता है। यह कविता बच्चों उसका जो अभी आपने पढ़ी नीड़ का निर्माण फिर से अन्य, ये आपकी पुस्तक से है। इस कविता को आप घर पर पढ़ेंगे और इसमें दिए हुए
इन प्रश्नों को हल करके आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। भाई बच्चों, अब कुछ कार्य आपके करने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे तथा कुछ गृह कार्य। आप सभी बच्चे अपनी पुस्तिका में एक पक्षी अथवा घोंसले का सुंदर चित्र बनाएंगे। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपना घर बनाता है। बच्चों, मनुष्य को घर बनाने में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, आप उन वस्तुओं की सूची बनाएंगे। आप सभी इस प्रकार की कुछ अन्य कविताएं बच्चों, जैसे सकारात्मक सोच की आशावादी कविता आज आपने पढ़ी, आप इस प्रकार की कुछ अन्य कविताएं जैसे नर हो न निराश करो मन को और कांटों में राह बनाते हैं आदि पढ़ेंगे। वह कविताओं का संकलन भी करेंगे। आप सभी अपने भावों व विचारों को कविता के रूप में व्यक्त करके एक नई कविता का निर्माण भी करेंगे। बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कविता को पढ़ने, सुनने, देखने व समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीष।